नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार जेएल न्यूज़ चैनल से। आज हमारे बीच में 3 अधिवक्ता बैठे हैं जो कि बहुत ही सुलझे हुए अधिवक्ता हैं और जिन्होंने समाज के अंदर एक अपनी पहचान बना रखी है। समाज में एक ऐतिहासिक हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं। आज हम उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के यहाँ पर एक क्लाइंट को किस तरीके का न्याय मिलता है और क्या अधिकार है अधिवक्ता के, चलेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हमारे बीच में परवीन दावड़ा जी हैं, सुरेश खन्ना जी हैं, साथ में श्याम सुंदर परुथी जी हैं और इन्हीं तीनों अधिवक्ताओं से कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप अधिवक्ता हैं तो एक अधिवक्ता का क्या कर्तव्य होता है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालना पड़ता है। देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इससे पहले कि मैं ये बताऊँ कि क्या कर्तव्य है, इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि अधिवक्ता होता कौन है। जी। कि वैसे तो एक बहुत कॉमन शब्द है, इंग्लिश में इसको एडवोकेट बोलते हैं। तो आज बच्चा जानता है कि एडवोकेट भी एक डेजिग्नेशन है, एडवोकेट भी एक रुतबा है जी। और जो कोर्ट कचहरी में जाकर काम करते हैं उनको एडवोकेट कहा जाता है। इनफैक्ट में कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर जब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के लिए बोलता है, उसके बिहाफ पर बोलता है, उसकी वकालत करता है, उसी को अधिवक्ता कहा जाता है। और अधिवक्ता बनने के लिए आपको एक लॉ ग्रेजुएट होना जरूरी है, यानी कि LLB की डिग्री लेना जरूरी है। ये होता है एक अधिवक्ता। और जहाँ तक आपका सवाल है कि अधिवक्ता के कर्तव्य क्या हैं, अधिवक्ता को जब भी एज पर एडवोकेट्स एक्ट भी मैं ये कहूँगा, इवन अदरवाइज आल्सो ऑन मॉरल ग्राउंड्स, कि अधिवक्ता का वो एक ओथ के अंदर होता है, एक संकल्प में होता है। उस संकल्प के दायरे में काम करता है कि ईमानदारी से अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को निभाए। या जब भी कभी किसी का वो केस या कोई मैटर एक्सेप्ट करता है तो उसी वक्त उसके साथ उसकी एक ड्यूटी बन जाती है कि उसके तथ्यों को अपने तक रखे, किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर ना करें। सिर्फ अदालत के साथ ही वो उनको शेयर करता है, अदालत के सामने ही प्रेजेंट करता है जी। और ईमानदारी की जहाँ तक मैंने बात कही, तो उसको ईमानदारी से चलना चाहिए कि किसी प्रकार की खयानत, किसी प्रकार की बेईमानी जो है अपने क्लाइंट्स के साथ नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो उसका मुवक्किल है, जो उसका क्लाइंट है, वो उसको एक वकालतनामे पर साइन करता देता है, उसको इतनी पावर्स, इनहेरेंट पावर्स दे देता है कि मेरे बिहाफ पर आप जो चाहो करो। तो इतना बड़ा जो ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस वो बिल्डअप करता है एक अधिवक्ता के प्रति अपने मन के अंदर, तो उसके कॉन्फिडेंस को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये उसका मुख्य कर्तव्य है कि उसको कहीं ठेस ना पहुंचाए और ईमानदारी से उसके कार्य को कर्तव्य से निभाता चला जाए। खन्ना जी, सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक ही शब्द को जो है हम 3 रूप में भी जानते हैं, 3 रूप में पहचानते हैं। एक तरफ हम एडवोकेट भी कह सकते हैं, दूसरा हम वकील भी कहते हैं, तीसरा हम अधिवक्ता कहते हैं। क्या इन तीनों में भी कुछ अंतर होता है या किस तरीके की ये शब्द जोड़े जाते हैं? मैं ये कहूँगा, अधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट कहा जाता है। एडवोकेट मीन्स टू डू एडवोकेसी फॉर अदर्स, दूसरे लोगों की बात को जो है उनके तर्क सहित आगे रखना, अदालत के आगे, जज के आगे रखना, वो एक एडवोकेट का काम है। और वकील भी वही होता है, उसको उर्दू के अंदर हम वकील या मुकला कह सकते हैं। एक ही व्यक्ति है, उसको ये अलग अलग जो है हमने उसको संज्ञा से पुकारते हैं। एक्चुअली ये वन एंड द सेम पर्सन है, लेकिन कहीं इसका अंतर जरूर है। जैसे एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट को जो यहाँ पर जो हम कहते हैं अधिवक्ता है, इंग्लिश में उसको एडवोकेट जरूर कहते हैं, लेकिन एडवोकेट थोड़ा सा जो है सुप्रीम कोर्ट तक जब हम जाते हैं तो उनकी थोड़ा सा उसकी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, उसका जो काम है उसका वो थोड़ा डिफर कर देता है जी। परवीन जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप एक सीनियर भी हैं और युवा पीढ़ी के भी हैं, बहुत सारे लोगों के क्लाइंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक जो युवाओं के अंदर जो एक प्रेरणा होती है, युवक हमेशा ये सोचता है कि मुझे अपने वकील से जो है कुछ ना कुछ उम्मीद करके वो वकील के पास जाता है, पैसा भी देता है और सच और झूठ की बात आकर के पड़ती है। तो एक अधिवक्ता जो है वो झूठ के लिए भी लड़ाई लड़ता है और सच के लिए भी लड़ाई लड़ता है। तो किस तरीके का उनको न्याय मिले और किस तरीके की अधिवक्ता जो एक जज के पास जाकर अपनी बहस कर सकता है? देखिए, जो अधिवक्ता का हमारे संविधान के अंदर
इसको जो पावर्स दी गई है वो किसी भी अपराधी को, किसी भी पीड़ित को, किसी भी जरूरतमंद को जब भी कोई भी लीगल कानूनी कोई सहायता की आवश्यकता होती है या वो इस प्रकार की मान्य को जो वो यकीन करना चाहता है तो उसके लिए जो कि निर्धारित एक पद एक मैं कहूँगा कि एक जो दिया गया है उसे वकील को ही दिया गया है। वो वकील के ही माध्यम से आप अपनी जितनी भी समस्याएँ होती हैं वो मान्य कोर्ट को लेकर उनके सामने कर सकते हैं। तो वो उन पे जितना भी वो संविधान कानून उस पर मान्य कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, गरीबों के अंदर वो न्याय की मांग करते हैं लेकिन उनके पास धन दौलत नहीं होती है, तो क्या उनको वो सरकारी सुविधाएं भी प्रावधान है, कोई ऐसा रास्ता होता है जिससे कि और कहाँ पर संपर्क करना पड़ता है ताकि लोगों को जो है वो रास्ता और मार्गदर्शन मिल सके? देखिए, वैसे तो सरकारों के द्वारा भी इस प्रकार की सुविधा समय समय पर किए जाते रहे हैं, लेकिन जो हमारे संविधान के अंदर इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं, इस प्रकार की पीड़ित जो जरूरतमंद रहते हैं, जो कि इस प्रकार की वकालत या इस प्रकार की फीस या जिनको इस प्रकार की जानकारी नहीं होती उनको प्रदान करने के लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं पीड़ितों के लिए उपलब्ध रहती है, जो कि हर एक जिला जो भी न्यायिक परिसर होता है उसमें इस प्रकार की सुविधाएं को मिल सकती है। एक अधिवक्ता बनने के लिए क्या क्या नियम होते हैं और क्या उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तब उसको ये मंजूरी मिलती है? अगर देखिए, इस प्रकार की जो आप ये इसकी जो प्रक्रिया है वो बड़ी आसान रहती है। आप इसको आप डायरेक्ट ही किसी भी यूनिवर्सिटी से बी LLB या फिर डायरेक्ट जो एक ग्रेजुएट पर्सन है वो भी डायरेक्ट LLB के कर इसको इसकी मान्यता लेकर तो बार काउंसिल में से जाकर प्रैक्टिस इस प्रकार की जो सेवाएं हैं वो कर सकता है। सर, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि एक वकील की क्या जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में थोड़ा बताने का प्रयास करें। देखो, जो न्याय प्रणाली में एक वकील का अहम रोल है, तो उसने अपने मौक़िल को डिफेंड करना है। गरीब है चाहे वो अमीर है तो उसको न्याय मिलना चाहिए ज़रूर। तो हमारा अधिवक्ता का या एडवोकेट का ये फर्ज बनता है कि उसको न्याय मिले। खन्ना जी, मैं सबसे बड़ी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत सारे एक अदालत के अंदर एक 3 चीज़ें आकर के पड़ती हैं। एक तरफ अधिवक्ता होता है, दूसरी तरफ अदालत होती है, तीसरी तरफ जज होते हैं जो न्याय करते हैं। तो ऐसे में इन तीनों का क्या क्या अपने अपने जो सिद्धांत होते हैं, किसके असूल जो होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवोकेट जो है वो जजेस से भी ज़्यादा उस चीज़ की क्षमता को जानते हैं, लेकिन न्याय जो है वो हमेशा जज के माध्यम से ही मिलता है। तो ऐसे में कई बार बहस भी होती है, उस बहस के अंदर जो है वो निर्णय निकाला जाता है, तो वो पूरी तरीके से सामाजिक जो क्लाइंट के लिए प्रति जो है वो न्याय मिल सके, उसके लिए क्या प्रेरणा का संदेश होना चाहिए? तो सबसे पहले राजेंद्र जी, मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो 3 चीज़ें आपने कही हैं उसमें अधिवक्ता होता है और अदालत या जजेस एक ही बात है। अदालत जो है वो जब बैठा होता है तभी वो अदालत कहलाती है और वो सिंपली कोर्ट रूम है। कोर्ट रूम और जब भी किसी केस की सुनवाई की जाती है तो उस पर कुर्सी के ऊपर जज होता है और उसके दाहिने बाइने 2 साइड्स पर 2 वकील होते हैं। एक जो है प्रतिवादी का होता है, एक प्लेंटिफ का यानी कि वादी का होता है। और इस प्रकार से दोनों अपने अपने जो तथ्य हैं अपना पक्ष रखते हैं कोर्ट के आगे। ये कुछ जज के हाथ में ऐसी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, वो जो चाहे फैसला करते हैं। देखिए, आजकल जो जजेस कुछ हमारे संविधान में ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं और उसके जो अकॉर्डिंगली पहले जो है 5 साल या 3 इयर्स की जो है प्रैक्टिस जो है वो अनिवार्य थी किसी भी लॉ ग्रेजुएट को। बट अब थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस आए हैं कि डायरेक्ट जो है लॉ करने के बाद आप HCS के एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकते हैं और अगर आप उसको उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप जज का जो ओहदा है और जो है संभाल सकते हैं। और इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज का जो जज डायरेक्ट जो है एक एंट्रेंस है जो LLB के बाद उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस एक्सपीरियंस गेन करने के लिए ऑल दो उनको समय समय पर कुछ ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं जिससे उनका तजर्बा बढ़े, उसको इस लाइन का उनको पूरी तरह से संज्ञान हो। लेकिन उसके साथ साथ जब वो
जज साहब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो दो अधिवक्ता जो अपने पक्ष प्रतिपक्ष रखते हैं तो उसके अंदर उसको बड़े गौर से उनको सुनना पड़ता है। लेकिन सिर्फ सुनना ही नहीं पड़ता, उसके लिए जो हम उनको कुछ बुक्स देते हैं, किताबें देते हैं, लॉ की साइटेशंस देते हैं जो हमारे अपने ही कोर्ट्स की होती हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर माननीय अपेक्स कोर्ट की जो आज समय समय पर जो जजमेंट्स आती हैं वो भी हम कोर्ट करते हैं, तो सभी भी उनको पढ़नी होती हैं और ध्यानपूर्वक उनको दोनों अधिवक्ताओं को सुनना होता है। तो सुनने के बाद जो वहाँ पर वही भी आ चुकी है, जो वहियाँ दोनों प्रकार के दोनों पक्षों के जो साक्ष्य सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर उनको अपना जजमेंट जो है लिखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो कर लें। तो जजेस का जो एक ड्यूटी है, जो उनका एक उनके ऊपर जो एक जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो एक बहुत ही गहरी जिम्मेवारी है और बहुत ही उनको एक सिस्टम के तहत करनी पड़ती है। उस सिस्टम से बाहर वो नहीं जा सकते और ना ही ऐसा चाहते हैं, क्योंकि राजेंद्र जी मुझे इस प्रोफेशन से जुड़े आज तकरीबन 45 साल पूरे हो चुके हैं जी। और मेरे टाइम पर मैं सिविल कोर्ट्स करनाल में ही प्रैक्टिस करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, और मैंने देखा कि मेरे वक्त यहाँ तकरीबन 15-20 जो है सेशन जजेस आए और चले गए, न जाने कितने सिविल जजेस और क्रिमिनल जो हमारे कोर्ट से रिलेटेड जजेस हैं वो आए। तो मैं ये देखता हूँ कि ईमानदारी पूरी है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये जो पब्लिक है, ये जनता है, जो आवाम है, ये इसी के ऊपर टिकी हुई है, इस जुडिशरी के ऊपर। तो जुडिशरी में ही इनका विश्वास है। वो विश्वास है जो आज जितना विश्वास आप किसी पे करते हैं और सामने वाला जिस पे विश्वास किया जाता है, उतना ही वो जो है परिश्रम करता है, उतनी ही उसका प्रयास होता है कि आपको उस प्रकार का रिजल्ट दे आपके विश्वास के मुताबिक। तो जुडिशरी जो है उस विश्वास को लेकर अपने अंदर एक विश्वास को पैदा करती है और उस विश्वास से जो है कार्य करते हुए और बुक्स को, किताबों, कानून को, प्रेजेंट कानून है हमारा और हमारी जो बड़े अदालतें हैं, हमारी जुडिशल जो सुपीरियर जुडिशरी है, उसको और अधिवक्ताओं के पक्ष को सुनकर ही इस चीज़ का निर्णय लेते हैं। तो सर, जिस तरीके से जुडिशल वाली बात करी है, जुडिशल एक जिले से लेकर के जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद इतना लंबा समय भी पीरियड भी हो जाता है, काफ़ी लंबे लंबे वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन तब भी उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो कई बार आदमी सोचता रहता है कि यार इतने लंबे पीरियड में भी मुझे न्याय नहीं मिला। तो उसके लिए कोई ऐसा प्रावधान होता है जो समाज में लोगों के लिए एक आशा की किरण जाग सके? ये एक सिस्टम बनाया गया, जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, और आज हमारी बढ़ती जनसंख्या जो है वो भी एक कारण है जिसकी वजह से आम आदमी को न्याय जो है समय पर नहीं मिल पाता। लेकिन वकालतों की संख्या भी तो बढ़ी है, वकीलों की संख्या भी तो बढ़ी है, एडवोकेट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कचहरियों में लोगों को रूम्स भी बहुत ज़्यादा। पब्लिक का जो जनसंख्या का बढ़ना जो है वो एक ऐसा कारण बन चुका है जिससे कि जो लिटिगेशन है वो डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। क्राइम इतना बढ़ चुका है, सिविल इतने एक्ट्स हैं, जितने एक्ट्स बढ़ते हैं उतने ही प्रकार के क्राइम्स भी साथ में चलते हैं, उतने ही प्रकार का सिविल लिटिगेशन भी बढ़ता है। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार प्रयासरत रहती है कि बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, लेकिन समय के अभाव और पैसे के अभाव से जो है देश बहुत बड़ा है, उसको चलाने के लिए हमें बहुत सारा जो है धन चाहिए, लेकिन वो समय का अभाव और पैसे के अभाव से जो है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार नहीं दे पाती जिससे कि हम पूरी उस लिटिगेशन को संभाल पाएँ। हमारे जो क्राइम्स हैं, हमारा जो लिटिगेशन है वो डे बाई डे मल्टीपल होता चला जा रहा है, जबकि जजेस वही होते हैं। जजेस की संख्या बहुत कम है। आज भी अगर देखा जाए तो हरियाणा के अंदर मेरा ख्याल इस वक्त भी कम से कम 50-60 स्थान रिक्त हैं जो हमें फिल करने हैं। इसी प्रकार हाई कोर्ट में भी हर हाई कोर्ट में 5-7-10 जो है वैकेंसीज खाली हैं और इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी 8-10 वैकेंसी जो है जजेस की खाली रहती हैं। मेरा लिटिगेशन डे बाय डे बढ़ रहा है और उसकी पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आज अगर आप देखा जाए तो इस वक्त भी 5-6 लाख जो मैटर्स हैं पेंडिंग हैं जो जिनको हम टच नहीं कर पा रहे। प्रायोरिटी वाइज लेते हैं तो जो नए कितने में लिटिगेशन आ जाता है वो फिर पेंडिंग हो जाता है। तो एक मुख्य कारण बन जाता है कि लिटिगेशन पेंडिंग रहती है जिससे न्याय जो है वो इतना सुलभ नहीं होता। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ एक बढ़ती हुई जनसंख्या ये कारण नहीं है,
मैं वकील हूँ, मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है, मैं अपने भाइयों से क्षमा चाहूँगा अगर किसी को ये तकलीफ हो, लेकिन मैं ये कहूँगा हम भी कहीं ना कहीं कारण है, कारण कमी। क्योंकि हम भी अपना इंटरेस्ट देखते हैं, हम अपने क्लाइंट का इंटरेस्ट भी वॉच करते हैं। यार ये मेरे क्लाइंट को जो केस बना हुआ है, कल को इसको पैसे देने पड़ेंगे या इसको सजा होगी, इसको लिंगर ऑन करो। लिंगर ऑन के लिए हम क्लाइंट की बातों में आकर या अपने खुद अपना माइंड लगाकर या किसी ड्यू टू एनी रीज़न, वन और द अदर रीज़न, हम क्या करते हैं कोर्ट में एडजर्नमेंट्स लेते हैं। और थोड़ा सा दुख इसलिए होता है कि कोर्ट में एडजर्नमेंट इजीली दे देती हैं, जबकि कोर्ट को वहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए। 3 अपॉर्चुनिटी मीन्स 3 अपॉर्चुनिटी। जैसे लॉ ऑफ एविडेंस अब हमारा बनाएगा, उसमें कहते हैं 3 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देनी चाहिए, वेयर समटाइम्स यू अवेल 10, 15, 20 अपॉर्चुनिटीज। वी रिक्वेस्ट द कोर्ट एंड कोर्ट ग्रांट्स द रिक्वेस्ट। तो कोर्ट को वहाँ स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ हम बार एंड बेंच दोनों जो हैं कहीं ना कहीं हमारे पार्ट पर कोई ना कोई लैप्स है, जिसकी वजह से ये लिटिगेशन बढ़ रहा है, टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। और उसके ऊपर हमें कर्व करना होगा, हमें उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस और ऑनेस्टी से चलना होगा। मैं आपसे आखिरी सवाल एक चीज़ का और भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका लंबा पीरियड जो है वो वकालत में गुजरा है, तो ये जो आपको कहाँ से बचपन से ही आपको शौक था कि मैं जो है एक एडवोकेट बनूंगा, जबकि आपने शिक्षा के बाद में सरकारी नौकरी पे भी आप जा सकते थे, कुछ और भी आप जॉब कर सकते थे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है मेरी लाइफ का पर्सनल, तो इसका आंसर बहुत लंबा है, बट मैं आपको संक्षिप्त में फिर भी जरूर बताऊंगा क्योंकि आपने पूछा है। जी। हम जब जलंधर में रहा करते थे, आई वॉज इन 3rd और 4th क्लास। अभी मैं 4th में पढ़ रहा था। हमारे घर के पास एक मिस्टर PC लाल नाम के, अभी तक मुझे नाम याद है, एडवोकेट थे जिनकी दोनों टांगें नहीं थी, वो रेल दुर्घटना में दोनों टांगें कटती थी। वो एक बहुत सीनियर एडवोकेट हुआ करते थे। मैं उनके घर में अक्सर जाया करता था, कुछ काम में मेरे घर वाले बताते थे या कुछ लेने देने में, तो वो काम करते देखता था। तो उसी दिन से मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई कि यार मैं अपनी जब मामा से पूछा ये कौन है, ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया ये वकील है, ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो मेरे मन में हो कि मैं भी लोगों के ना केस किया करूँगा, मैं भी वकील बनूँगा। तो मेरे मन में ये एक मतलब मन में एक इच्छा बन गई। तो उस इच्छा को जो है मैं सींचते सींचते आज यहाँ तक पहुँचा कि मैं वकील भी बना। मुझे इस दौरान वकील बनने से लेकर आज तक मुझे 6 बार जो है जॉब ऑफर हुई और बड़ी अच्छी अच्छी जॉब्स जो है मुझे मिली, बट आई डिड नॉट जॉइन एनी जॉब। मुझे आई प्रेफर टू बी एडवोकेट, आई रिमेन्ड इन दिस प्रोफेशन थ्रू आउट। और आज तक भी मैं यही, जब तक मेरे में सांस है, मैं पब्लिक की सेवा करता रहूँगा इस प्रोफेशन के माध्यम से। और मैं इसलिए इसको वर्ड सेवा कहता हूँ, ये इनफैक्ट में सेवा ही है, नोबिलिटी होना इसके अंदर। दुनिया के अंदर 2 प्रोफेशन है रविंद्र जी, एक वकालत, मैं आपको बताऊँगा, एक वकालत का और एक प्रोफेशन है डॉक्टर का। इनके अंदर नोबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने कर्तव्य की बात पहले भी करी थी, तो मैं वही बात आपको बताना भूल गया कि मतलब हमें ये प्रोफेशन में नोबिलिटी को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एक नोबल व्यक्तित्व लेकर हमें अपनी वकालत करनी है। तो नोबिलिटी को टॉप प्रायोरिटी पर और ऑनेस्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो इसको नोबिलिटी का प्रोफेशन समझते हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिटायरमेंट तक, जब तक मेरे में सांस है, मैं ये काम करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, इस प्रोफेशन के अंदर रहकर भी सेवा की। साहब, चलते चलते बस मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव जो आपने वकालत में आज भी आपको याद हो, कोई ऐसी कोई बात आपको घटना जिसके लिए आपने न्याय के लिए जो है संघर्ष किया, तो छोटी सी संक्षिप्त। ये छोटी नहीं होती, इसके ऊपर बहुत लंबी लंबी बातें आती हैं, इसलिए मैं यहाँ आपको संक्षिप्त में ये चीज़ नहीं बता सकता कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य जो हैं वो बताने पड़ते हैं। फिर आगे कोर्ट की तरफ से उसके ऊपर क्या रिएक्शन हुआ और क्या मुझे रिजल्ट मिला, तो इस बात को हम फिर कभी करेंगे जब आपका समय होगा। इसलिए मैं इसको लंबा नहीं खींच सकता। हाँ, बहुत रोचक जो है विषय है ये, और हमारे सामने बहुत कुछ आए और जजेस के भी बड़े बड़े इंटरेस्टिंग किस्से भी हमारे पास आए। लेकिन एट द लास्ट मैं आपको ये कहकर विराम लूँगा कि आज भी जुडिशरी के अंदर लोगों का जो है विश्वास बना हुआ है। जुडिशरी पहले भी ईमानदार थी, जुडिशरी के अंदर आज भी ईमानदारी का जज्बा है। प्रवीण जी, अपने अनुभव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे छोटा सा? देखिए, मेरा अनुभव सिर्फ यही है सिस्टम की, जो जुडिशरी सिस्टम है, एक टीमहीन गरीब जो कि न्याय से छुपा रह जाता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उसकी जो रोल है ये अदा करती है। इसका निष्पक्ष मामला होना बड़ा जरूरी है।
और तभी ये हमारी कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी और चलेगी। सर आप भी थोड़ा सा अपने जीवन के अनुभव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे लास्ट में? जहाँ तक पहले तो मैं ये बताऊँ, जैसे प्रेगनेंसी की बात हो रही थी कोर्ट में केसेस की, तो तकरीबन जैसे खाना भी बताया कि वजह जो मेन है पॉपुलेशन, और केसेस जो है आज की डेट में इंडिया में 5 करोड़ के करीब पेंडिंग है जी। और कारण यही है कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारे जो प्रोपोर्शनेट वोट हैं वो कम है। धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में 3 एडवोकेट थे जिन्होंने न्याय के प्रति जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत ही जो है लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत जो है वो जानकारी दी। नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेंद्र कुमार, JL न्यूज़ चैनल से सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। JL न्यूज़, नया जमाना, नई सोच।